हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आ गया हूं अपनी क्लॉ टेस्ट सीरीज़ का 10th लेक्चर लेके। ऑलरेडी मैंने 9 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जहां पे मैं एसएससी सीजीएल 2024 में जो अभी क्लॉ टेस्ट आए हैं, जो 36 शिफ्ट्स हुई हैं, उनके 36 के 36 लेक्चर लेके आ रहा हूं, जिसमें से आज 10th लेक्चर है। और आज मैंने 25 सितंबर 2024 का शिफ्ट 3 क्लॉ टेस्ट उठाया है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्लॉ टेस्ट सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। पिछली 9 वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि एक एक चीज़ कैसे अप्रोच लगाई जाती है क्लॉ टेस्ट सॉल्व करते टाइम। आप उन वीडियोस को देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, जो पहली बार इस चैनल पे आया है, वो पहली वीडियो ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स बताए हुए हैं जो किसी भी क्लॉ टेस्ट में अप्लाई होते हैं। बाकी हर एक क्लॉ टेस्ट में कुछ नई बातें बताई हैं, क्योंकि एक ही क्लॉ टेस्ट में सारी बातें नहीं बताई जा सकती। आज भी हम देखेंगे कि इस क्लॉ टेस्ट में हम क्या नया सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने क्लॉ टेस्ट पे। मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, पहली हमारी जो अप्रोच है वो यही है कि हमें सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके पूरा एंडिंग तक क्लॉ टेस्ट पढ़ना है। हमें ऑप्शंस देखना भी नहीं है कि ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, और हमें समझने की कोशिश करनी है। जितना भी हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि इसका हिंदी सेंस क्या निकल रहा है, हम उस पर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। और ये सिंपल वोकैब वगैरह आपको आती हो, जो मैं हर बार बोलता हूँ, सिंपल वोकैब, ठीक है, और हिंदी का सेंस आपको आता हो, और ये प्रीवियस ईयर की सीरीज तो हम चला ही रहे हैं। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, आपको क्लॉ टेस्ट बनने लग जाएंगे, आप इन्हें सॉल्व करने लग जाएंगे। जो भी इस सीरीज को फॉलो कर रहा है उसे समझ में आ रहा होगा क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कैसे इसे देखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़ते हैं द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो यहाँ से समझ में आ गया कि कुछ ग्लोबल टेम्परेचर को लेके है। जो मेन टॉपिक है वो भी हमें समझ में आने लगा कि ग्लोबल टेम्परेचर, वर्ल्ड का जो तापमान है, वैश्विक जो तापमान है उसका बढ़ना, ठीक है, तापमान का बढ़ना। फिलअप ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी का मतलब जो पहले ही, और हो गया है, हो गया था, क्या आएगा वो हम देखेंगे। अकर का मतलब तो होना ही होता है। तो जो वैश्विक तापमान बढ़ चुका है या बढ़ गया है, बढ़ गया था, जो भी हो, पहले ही, ठीक है, पहले ही हो चुका है ये सब। इज लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है कि कहाँ क्या लगा हुआ है, ये चल रहा है। इज लीडिंग टू, इससे क्या हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब ध्यान दो यहाँ पे, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल पीक पे चले गए, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, उस लेवल पे चले गए। कि लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, कि जो वेदर इवेंट्स हैं, जो मौसम है, उसमें क्या चीज़ें हुई हैं। आपको भी पता है जब तापमान बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, मौसम में कुछ अच्छे चेंजेस हो रहे हैं या कुछ बुरे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं या कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। तो यही है कि जो वेदर इवेंट्स हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए हैं। मतलब अगर बारिश हो रही है तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और अगर कहीं बारिश नहीं हो रही तो वहाँ सूखा पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक जगह इतनी बारिश हो जा रही है कि वहाँ बाढ़ आ जा रही है, एक जगह बारिश ही नहीं हो रही कि वहाँ सूखा पड़ जा रहा है। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गए। दैट ब्रिंग, जो लाते हैं, अब ये वेदर इवेंट्स क्या लाते हैं, फिलअप हीट वेव्स। तो आपको पता है हीट मतलब गर्म, और हवाएं, वेव्स आएंगी, हीट वेव्स, लहरें आएंगी, हवाएं आएंगी। एंड ड्रॉट्स, सूखा पड़ रहा है। तो ये वेदर इवेंट्स एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। ये नहीं कि थोड़े बहुत चेंजेस जो मौसम में वो होते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं वो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाना है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल भी है। तो यही बात की जा रही है। इससे क्या हुआ, हीट वेव्स आ रही हैं, ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है, डिवास्टेटिंग फ्लड्स, बाढ़ आ रही है, और कैसी, तबाह कर देने वाली, मतलब तबाही लेके आने वाली बाढ़ आ रही है। एंड और इंक्रीजिंगली पावरफुल हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, ये सब क्या होता है, तूफान। ये क्या होता है फ्रेंड्स, तूफान। तो ये हरिकेन्स, टॉर्नेडो, साइक्लोन वगैरह, ये सब सेम नेम है इनके लिए, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में अलग नाम यूज करते हैं। तो ये तूफान वगैरह आ रहे हैं। अब हमें मान लो इतना नहीं भी पता ये हरिकेन्स वगैरह, तो इतना समझ में आ रहा है कि ये कुछ टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर इसके बढ़ने की वजह से कुछ नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, वेदर इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। ये कीवर्ड्स आपको ध्यान देने होते हैं। एक्सट्रीम लेवल पे सूखा पड़ रहा है, फ्लड आ रही है, तो ये भी कुछ नेगेटिव ही होगा, क्योंकि अभी इसी के साथ चल रहा है सेंटेंस एंड लगा के, ये सब तो सेम उसी जैसा चल रहा होगा। ये चीज़ हो गई, फुल स्टॉप हो गया। अब हम आगे और पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, अब जरा ध्यान दो, दीज फैक्टर्स। अब कौन से फैक्टर्स, जब प्रोनाउन आता है तो हमें ये क्लियर करके चलना चाहिए कि ये किस नाउन के लिए यूज हुआ है, किन चीज़ों के लिए यूज हुआ है, क्योंकि तभी हम सेंस निकाल पाएंगे, तभी हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हमें यही पता नहीं चलेगा कि आई यूज हो रहा है, कि ही यूज हो रहा है, कि सी यूज हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है। तो ये हमें कनेक्ट करके चलना पड़ता है। तो ये दीज फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, ये प्लूरल दिख रहा है, फैक्टर्स। तो ये स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, इनके लिए, वेव्स, इन सभी फैक्टर्स के लिए यूज हुआ है। मैं ये क्लीन करता हूँ।
तो देखो फ्रेंड्स, ये मैंने बताया आपको दीज फैक्टर्स, ये यूज हुआ है इनके लिए, ये भी प्लूरल आपको दिख रहे हैं, तो आपने कनेक्ट कर लिया, अच्छा इनके लिए यूज हो रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं आगे यूज हुआ तो पता तो चल जाएगा कि हाँ ये ऐसा चल रहा है। तो दीज फैक्टर्स, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सब फैक्टर्स एक साथ आ जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन मतलब तो यही होता है कि एक साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, एक साथ आ जाएं ये सभी फैक्टर्स, कि ये जो नेगेटिव चीज़ें, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब एक साथ आ जाएं। मीन्स, इसका मतलब क्या है? मीन्स मतलब द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब असर, प्रभाव। मैंने बोला ना सिंपल वोकैब। अब इम्पैक्ट कोई बहुत कठिन वोकैब नहीं है, मीन्स कोई बहुत कठिन नहीं है, फैक्टर्स कोई कठिन नहीं है, ड्रॉट, सूखा, स्टॉर्म, तूफान, ये कठिन कीवर्ड्स नहीं है। ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो ये क्या कह रहे हैं? अगर ये सभी आ जाए, इनका कॉम्बिनेशन बन जाए, ये सभी नेगेटिव चीज़ें एक साथ आ जाएं, तो क्या होगा? दीज फैक्टर्स मीन्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे इसका असर पड़ रहा है, इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि अगर ये चीज़ें एक साथ आ रही हैं तो ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से ये ड्रॉट्स वगैरह, फ्लड्स वगैरह ये भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से मानव का जो स्वास्थ्य है उस पर इसका इम्पैक्ट भी बढ़ता जा रहा है इन चीज़ों का। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन आपको सेंस समझ में आ रहा है कि इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा मानव पे, उसके स्वास्थ्य पे, या फिर नेगेटिव पड़ रहा होगा, ये आपको समझ में आ रहा है। एंड इज फिलअप एक्सेलरेट, और एक इंक्रीजिंग एंड, अभी और देखिए, अभी फुल स्टॉप आया नहीं, यहाँ पे है एंड इज, और क्या हो रहा है? फिलअप एक्सेलरेट, और बढ़ रहा है। अब आप कहोगे अभी इंक्रीज यूज किया, ठीक है, इंक्रीज यूज किया और अभी फिर से एक्सेलरेट लिख रहे हैं, दो बार लिखने की क्या जरूरत है? दोनों का मतलब तो यही होता है ना। अब दोनों का मतलब तो यही होता है। इंक्रीज का मतलब होता है फ्रेंड्स ये एक एरो बनाया, और एक्सेलरेट का मतलब होता है ये मैंने 3 एरो बना दी, ठीक है, कि मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना। कोई चीज़ बढ़ी 8 से 10 हुई, और कोई चीज़ 8 से 80 हुई, 8 से 80 हुई, और 8 से 10 हुई, तो इसे थोड़ा समझिए, ये इंक्रीज हो गया और ये एक्सेलरेट हो गया कि चीज़ और ज़्यादा बढ़ी। तो बस यही समझा रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ, मानव के शरीर पे, उसके स्वास्थ्य पे जो इम्पैक्ट है ना, वो बढ़ गया है। एंड इज एक्सेलरेट, और ज़्यादा बढ़ रहा है कि बढ़ेगा, क्या होगा ये हम देखें, क्योंकि यहाँ पे फिलअप है, हम ऑप्शन देखेंगे बाद में। अब मैं ये इरेज करता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि फुल स्टॉप के तुरंत बाद बट आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ बड़ा चेंज आएगा। बट अगर बीच में आए, स्मॉल लेटर के साथ में कॉमा लग के, या कॉमा ना भी लगा हो, बट अगर बीच में आए, चेंज आता है, कॉन्ट्रास्ट बताता है, ये विरोधाभास बताता है कि अगर चीज़ पॉजिटिव चल रही होगी बट के बाद नेगेटिव चलने लगेगी, नेगेटिव चल रही होगी तो बट के बाद पॉजिटिव चलने लगेगी, ठीक है। लेकिन फुल स्टॉप के बाद अगर बट आ जाए तो चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, ये तो हो ही सकता है। इसके साथ और क्या हो सकता है? पूरा सेंस ही बदल के रख सकते हैं ये, कि अभी मान लो ये जो सेंटेंस चल रहा था, ये यहाँ पे पूरा सेंटेंस चल रहा है, उसका सेंस अलग चल रहा है, अभी ये कुछ और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ और करने लगेंगे, लेकिन होगा उसी के बारे में। जैसे यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर की बात हो रही, तो उसी के इफेक्ट, उसी के इम्पैक्ट्स की होगी, लेकिन आप ये आगे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ से कुछ अलग चीज़ थोड़ा स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। और क्या बात होती है, यहाँ से आपका टेंस चेंज हो सकता है। पास्ट में चल रहा होगा पहले मान लो, तो वो प्रेजेंट में आ जाए, अभी प्रेजेंट में चल रहा है तो मान लो फ्यूचर में आ जाए, ये भी चेंज हो सकता है। तो बट के बाद मेनली मैं क्या बता रहा हूँ, फुल स्टॉप के बाद जब बट आता है ना, तो एक बड़ा चेंज आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या। ये फुल स्टॉप के बाद बट आया, ये देखो, देयर इज रूम फॉर होप। अब ये उम्मीद की बात करने लगे। होप, होप का मतलब क्या होता है? उम्मीद, सिंपल कीवर्ड है। पहले अभी नेगेटिव चीज़ें बताई, बाढ़ आना, तूफान आना, और ये गर्म हवाएं, लहरें, ये सब, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? लेकिन देयर इज रूम फॉर होप, या फिर ये उसी तरह से है कि उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप, ये सब, कि उम्मीद के लिए भी अभी जगह है। रूम मतलब स्पेस है, जगह है, तो अभी भी जगह है। लेकिन क्यों लगाया? क्योंकि अभी नेगेटिव बातें की। अब नेगेटिव बातों से ऐसा लग रहा है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, लेकिन ये कह रहा है नहीं, लेकिन क्या है कि अभी भी हमारे पास उम्मीद के लिए जगह है, पर्टिकुलरली, और वो भी बता भी रहे हैं कॉमा लगा के, खासतौर पर यदि गवर्नमेंट्स, जरा ध्यान दो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये लगा हुआ प्लूरल, एस लगा हुआ प्लूरल, तो इसका मतलब कोई एक देश की सरकार की बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट्स, सरकारें, यदि सरकारें एक्शन लेती हैं, सिंगुलर होता तो यहाँ एस लगा देते वो, लेकिन ये प्लूरल है ना, तो ये देखो टिक लगा दिया। तो इफ गवर्नमेंट्स, यदि सरकारें एक्शन लें, नाउ, अब अगर वो एक्शन लें, टू फिलअप, अब फिलअप पता नहीं क्या, द प्लेजेस, अब प्लेज, अब देखो प्लेज का मतलब क्या होता है? शपथ लेना, है ना। कोई शपथ लेता है ना, जैसे ओथ भी बोलते हैं, OATH, ओथ, ओथ मतलब शपथ लेना। तो ये प्लेज वगैरह ये स्कूल में आपने सुना ही होगा, प्लेज के लिए पोजीशन लेते हैं ना, तो प्लेज, शपथ लेना। तो गवर्नमेंट, सरकारें, अब उन्हें एक्शन लेना चाहिए, है ना, पर्टिकुलरली, तो उन्होंने यही बोला है। लेकिन अभी भी उम्मीद के लिए जगह है, क्या? कि सरकारें यदि एक्शन लें। अब किस पे एक्शन लेना है? प्लेजेस मेड एट ग्लासगो, इस पे फोकस करो फ्रेंड्स, मेड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कोई मेक नहीं लिखा, ये मेड लिखा है, मतलब ये पास्ट में है।
तो जो प्लेज ग्लासगो में नवंबर 2021 में ले ली है, क्योंकि हम 2024 में पढ़ रहे हैं, आर्टिकल भी 2024 में आया है, तो ये पुरानी बात हो गई, ये टाइम भी आपको ये बता रहा है कि पास्ट की बात हो गई। तो ग्लासगो एक जगह है स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड के ऊपर एक देश है स्कॉटलैंड, वहाँ पे ग्लासगो एक शहर है। तो ग्लासगो में मीटिंग हुई, सरकारें पीएम वगैरह गए, जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट पीएम वो गए, मिले, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, किसके बारे में? टू गो फर्दर इन रिजॉल्विंग द क्लाइमेट क्राइसिस। ये देखो क्लाइमेट क्राइसिस, ये क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं, ये सब इस पे बातें हुई इनकी। तो ये बात है, बस इतना बताया उन्होंने कि वहाँ पे शपथ ली गई, प्लेज ली, ओथ वगैरह भी बोलते हैं उसे। तो ये बात हुई। अब सरकारों को क्या करना चाहिए? प्लेज ली गई थी और वो सब, तो हम यहाँ पे सेंस देखेंगे जब हम उस पर ऑप्शन देखेंगे। यहाँ से समझ में आ गया कि हाँ, उम्मीद अभी भी बनी हुई है, जगह है उम्मीद के लिए भी। वो भी क्या, अगर सरकारें एक्शन लें, और किसके, जो प्लेजेस उन्होंने ली थी वहाँ पे 2021 में ग्लासगो में, ठीक है। अब उन्हें क्या एक्शन लेना है कि लेंगे, जो भी हम देखेंगे। एंड टू गो फर्दर इन रिजॉल्विंग द क्लाइमेट क्राइसिस, और क्लाइमेट क्राइसिस के लिए जो उन्होंने लिए थे प्लेजेस, अगर वो सरकारें एक्शन लें तो क्या होगा वो हम देखेंगे। अब देखो फुल स्टॉप आ गया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे WHO इज, तो ये मैं इरेज करता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, WHO इज, अब WHO के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। WHO, आपने WTO ये सुना होगा, तो ये WTO क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपने कभी सुना होगा। इसमें मतलब देश में, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, 193 कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं अभी, इतनी कंट्रीज इसके मेंबर हैं। देश तो इससे भी ज़्यादा हैं, कुछ छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, वो भी, तो वो इसमें शामिल नहीं है अभी। तो ये होगा 193। अब इन्हीं में से इनके रिप्रेजेंटेटिव्स पीएम प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, उनकी मीटिंग हुई, तो इन्हीं में से कुछ कुछ लोग यहाँ पहुँच गए, तो पूरा एक WHO बन गया। अब ये वर्ल्ड में हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो WHO देखता है। बस आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि WHO क्या करता है, नाम में ही समझ में आ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था जो वर्ल्ड में हेल्थ के लिए काम करती है, तो ये हो गया WHO। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी संस्था जो विश्व में, वर्ल्ड में ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड काम करती है, कि मतलब देशों के बीच में व्यापार अच्छे से हो जाए, किसी तरह का कोई ऐसा ना हो किसी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, किसी को नुकसान हो जाए, तो ये चीज़ें देखती है WTO। और हेल्थ से रिलेटेड कौन देखता है? WHO। तो यहाँ पे बात तो क्लाइमेट क्राइसिस वगैरह, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो WHO आएगा, WTO तो आएगा नहीं अभी। तो यहाँ पे वही बात हो गई, वरना होगा ऐसा अचानक से WHO आ गया, हमें लगेगा ये क्या आ गया। तो आपको पता होना चाहिए इतना तो कि WHO क्या है। तो WHO इज फिलअप गवर्नमेंट्स। अब WHO क्या कर रहा है? सरकारों से, या सरकारों के लिए जो भी हो, टू लीड अ जस्ट, इक्विटेबल एंड फास्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो WHO कुछ कह रहा है या कुछ कह रहा है, कुछ तो है सरकारों से या जो भी है, कि वो लीड करें, गवर्नमेंट्स टू लीड, कि सरकारें लीड करें, सरकारें एक्शन लें, क्या करें? जस्ट मतलब क्या होता है, एक चीज़ होती है जस्ट और एक होता है अनजस्ट, जैसे जस्टिस और इनजस्टिस, तो वैसा ही सेंस है। तो जस्ट का मतलब सही तरीके से, अनजस्ट सही तरीका ना हो, मतलब खराब तरीके से। तो वही बात है कि गवर्नमेंट्स अच्छे से एक्शन लें, इक्विटेबल एक्शन हो, मतलब समान तरीके से लें, ये नहीं किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान हो रहा है। एंड फास्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल आपको पता है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब है। तो ये क्या होता है? फेज आउट। फेज आउट का मतलब समझो फ्रेंड्स, फेज आउट आपको समझ में आ रहा है? वैसे मतलब आपको पता ना भी हो, मैं नहीं कह रहा ये आसान है कीवर्ड, ये इतना आसान भी नहीं है फेज आउट, लेकिन आउट का मतलब तो पता है, पूरी तरह से बाहर कर देना, आउट, क्लीन बोल्ड कर दिया, आउट कर दिया। तो फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह से खत्म करो, पूरी तरह से फास्ट फेज आउट, और वो भी जल्दी। ऐसा नहीं कि धीमे धीमे कोयले का यूज कम कर रहे हैं और उसकी जगह पे दूसरी नेचुरल गैसेस वगैरह यूज कर रहे हैं, वो नहीं, जितना जल्दी हो सके करो। एंड ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह ये आपने सुने ही होंगे, है ना। तो ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, एक जगह से हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये नहीं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांजिशन मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्म हो रही है चीज़ें, चीज़ वही है लेकिन उसका रूप बदल रहा है ना, सिर्फ उसका रूप और स्वरूप बदल रहा है। तो वही चीज़ है कि एनर्जी तो हम पहले भी यूज कर रहे थे, तब हम पेट्रोल डीजल यूज कर रहे थे, अब हम उसकी जगह पे सोलर एनर्जी यूज करेंगे, उसकी जगह विंड एनर्जी यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ें, तो उसका स्वरूप बदल रहा है, बाकी एनर्जी तो अभी भी यूज कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, टू अ क्लीन एनर्जी फ्यूचर, ताकि हमारा जो भविष्य है ना वो एक क्लीन एनर्जी पे बेस्ड हो जाए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर और ये सब इन पे बेस्ड हो जाए, और हाइड्रोजन वगैरह, ना कि हमें फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन पे आधारित रहना पड़े और इनका यूज करना पड़े। तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि उन्होंने ग्लोबल टेम्परेचर की बात की, उसके बढ़ने की बात की है, और यहाँ पे फिर बीच में उन्होंने होप की बात भी की है कि उम्मीद है, और एक्शन वगैरह की बात की। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि WHO का रोल बता दिया
तो ये 3-4 कीवर्ड्स आपको समझ में आए कि हाँ मेनली तो यही है। अब देखो इससे कैसे हम आंसर्स निकाल के लाएंगे, ये मैं अरेंज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। तो इसे हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेके ये पहला, ये फुल स्टॉप कहाँ है हमारा पूरा, ये पूरा हमारा यहाँ फुल स्टॉप है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 फिलअप मिल गए एक ही फुल स्टॉप के अंदर, एक ही सेंटेंस 2 फिलअप। तो हमें पता है कि यहाँ से लेके हम थोड़ा सेंस निकालेंगे और हमें ये मिल जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर फिलअप, हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो हम जल्दी से पढ़ेंगे इसे। अब हमारा ये रहती है अप्रोच कि हम दोबारा जब पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ग्लोबल टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हुई है ऑलरेडी उसने पहले ही अकर्ड इज लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दैट ब्रिंग, अब दैट ब्रिंग यहाँ से एक अलग चीज़ स्टार्ट हो गई, तो यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा कि ग्लोबल टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हुई। अब मैंने आपको बताया था, देखना फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे आंसर निकालेंगे हम। ये इन लगा हुआ है, इन क्या होता है, इन एक प्रेपोजिशन है, मैंने आपको बताया था इन एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से पहले जो है वो आपका सब्जेक्ट है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, आपको ये ऑप्शंस देखना है। ऑप्शन ये वर्ब को शो कर रहे हैं, हैव, हैज, इज, हैड, ये सब, तो ये वर्ब को शो कर रहे हैं। और जब भी वर्ब वाले ऑप्शन आए ना तो आपको सब्जेक्ट जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ही तो डिसाइड करेगा। आई होगा तो उसके बाद प्ले लगेगा, बी होगा तो प्ले लगेगा, लेकिन अगर ही हुआ ना तो प्लेस लग जाएगा। तो ये एस क्यों आया, इसकी वजह से, क्योंकि सिंगुलर है और आई और बी के साथ इस तरह से हम लगाते हैं। तो ये हमें पता है कि जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से यहाँ पे वर्ब डिसाइड होगी। तो यहाँ पे यही फिल करना है। सब्जेक्ट हमारा राइज है और राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, तो ग्लोबल टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, विच हैव, दैट हैज, दैट इज और विच हैड। अब हमें कैसे ऑप्शन हटाना है, सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बताऊँ ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है हैव और ये जा रहा है प्लूरल में, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये प्लूरल में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंगुलर चल रहा है, क्योंकि राइज, राइज क्या है, सिंगुलर है, राइजेस जैसा तो कुछ है नहीं, तो ये सिंगुलर है तो हैव तो आएगा नहीं। दूसरा आपको बताएं, जब आप ये पढ़ा तो आपको पढ़ के भी सेंस समझ में आया कि क्या चल रहा है, कि ग्लोबल टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हुई है और ऑलरेडी जो पहले ही हुई है या हो चुकी है जो भी है, इज लीडिंग टू, उससे क्या हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं और ये सब। तो आपको समझ में आएगा पूरा जो चल रहा है, कहीं भी पास्ट में नहीं देखा, केवल ये दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे प्लेज वगैरह। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपको पूरा पैसे ही दे रखा होता है या ये क्लॉचर्स दे रखा होता है, तो आपको कैसे देखना है कि कब हम पास्ट में सेंटेंस देखें, कब प्रेजेंट में देखें और कब फ्यूचर में देखें। तो देखो पूरा जो पैसेज है उसमें तो 5-6 लाइन्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, तो पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट तीनों यूज किए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको एक सेंटेंस दे रखा होता है, ये फुल स्टॉप है मान लो, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा है, तो सेंटेंस तब तक नहीं बदल सकता जब तक उसमें कोई कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड नहीं आ जाएगा। अब ये क्या समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, जरा ध्यान देना, ये मैं थोड़ा हटाता हूँ यहाँ से। अब देखो फ्रेंड्स, जब तक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड, अगर बट जैसा कोई वर्ड नहीं आ जाएगा तब तक सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट में चल रहा है तो ये अचानक से पास्ट में, या फिर पास्ट में चल रहा है तो अचानक से प्रेजेंट में नहीं ला सकते, उन्हें बट लाना पड़ेगा। अब हर बार जरूरी नहीं कि बट मिले, कोमा मिल सकता है, कोमा बट का भी काम करता है, लेकिन आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बट का भी काम कर रहा है। जैसे अगर मैं बट वाला आपको एक एग्जाम्पल दे के दिखाऊँ तो कैसे यहाँ पे चेंज होता है सेंटेंस। जैसे मैं बोलूँ कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल येस्टरडे, कि मैं कल अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, ठीक है, मैं अनवेल फील कर रहा था या कुछ भी, तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल येस्टरडे। अब मैं कैसे लिखूंगा, बट नाउ आई एम फाइन, लेकिन आज मैं ठीक हूँ या अभी मैं ठीक हूँ। लेकिन आप अगर बट ना लगाओ, आप ये बट ना लगाओ, आप सोचना आई वॉज नॉट फीलिंग वेल येस्टरडे, मैं कल अच्छा फील नहीं कर रहा था, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो आपको खुद हिंदी में बोलने में सेंस आ रहा है, लेकिन मैं आज अच्छा फील कर रहा हूँ। या फिर आप लेकिन ना बोले, बोलते टाइम आप लेकिन बोलते भी नहीं हो कि मैं कल अच्छा फील नहीं कर रहा था, आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन आपको सेंस आ रहा है कि हाँ मैंने एक पॉज लिया, थोड़ा रोका, ये बट वाला सेंस निकल रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस चेंज हो सकता है कि यहाँ पे देखो वॉज नॉट पास्ट में चल रहा था, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में, और यहाँ देखो नाउ आई एम फाइन, ये प्रेजेंट में आ गया। तो ये इस तरह से चेंज होता है। अब आपने ये पढ़ा, ये मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड नहीं मिल रहा आपको, ऐसा कोई कॉमा नहीं मिल रहा। ये कॉमा किसके लिए लगा है आपको भी समझ में आ रहा है, ड्रॉट के लिए, फ्लड के लिए। ये वैसा कॉमा तो है नहीं कि ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा हो या कुछ बट के लिए लगा हो, नहीं। और ये फिर यहाँ देखो कहीं भी बट वगैरह यूज नहीं हुआ तो सेंटेंस चेंज नहीं हो सकता उसके बिना, तो इसका मतलब हेड तो आएगा ही नहीं। और मैंने इतना बताया आपको ये ना भी समझ में आया, मान लो ये हमें पता ना हो, जब हम ये क्लॉज टेस्ट कर रहे हों, अभी तो पता चल गया, तो हम सबसे पहले इस हेड को ही हटाएंगे, क्योंकि पास्ट में तो ये चल ही नहीं रहा, ये वाला सेंस तो किसका दे रहा है, प्रेजेंट का, तो ये हटा देंगे। तो अब हमारे पास आता है दैट एज और दैट एज। अब फ्रेंड्स देखो किस चीज़ पे फोकस करना है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, जिसने देखी है उसे
आराम से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से फिर से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आपने 1 बजे खाना खाया, किसी ने आपसे 2 बजे बोला कि आप खाना खा लो, तो आपने बोला कि मैंने खाना खा लिया है। कोई 8 बजे आया और आपने उससे बोला कि मुझे खाना दो, तो उसने बोला आपने खाना खाया तो है, तो आप बोलोगे खाना खाया नहीं है, मैंने खाना खाया था। क्यों? क्योंकि 2 बजे आप बोल रहे हो कि मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खा चुका हूँ, और 8 बजे वही खाना आप क्या बोल रहे हो कि मैंने खाना खाया था। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ हैज हैव के बारे में, और मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको हेड के बारे में। हमें यहाँ कन्फ्यूजन होता है कब हैज लगेगा कब हेड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हैज लगा हुआ है और इज लगा हुआ है। तो अब हमें ये समझना कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी। तो आप देखो ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है, और मैंने बताया था हैज हैव, जब चीज़ों का, जब कोई चीज़ हुई है उसका अगर इफेक्ट अभी भी है, उसका असर अभी भी है, तो हम उसे परफेक्ट में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर वो चीज़ खत्म हो चुकी है, उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है, तो वो पास्ट में चली जाती है। यहाँ पे उन्होंने साफ बोला है जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ऑलरेडी अकर्ड, जो पहले ही हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हो चुका था, क्योंकि हो चुका था वाला तो सेंस है ही नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी अकर्ड इज लीडिंग टू, अगर यहाँ पे फ्रेंड्स ये ऑलरेडी अकर्ड से तो ऐसा भी लग रहा है कि हाँ हो चुका था, पहले ही हो चुका था, लेकिन ये क्या बता रहा है कि उसका असर अभी भी है, लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। ये सब तो हेड तो इस वजह से हट गए। ये एक तो तरीका ये भी हटाने का। दूसरा आपको समझ में आ रहा है कि उसका इंपैक्ट अभी भी है, तभी तो जो चीज़ हो चुकी है वो अभी भी क्या कर रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ला रही है, हीट वेव्स ला रही है, ड्रॉट ला रही है। इसी वजह से फ्रेंड्स अपना आंसर है दैट हैज, क्योंकि दैट तो दोनों में ही लगा हुआ है। अब एज लाएं कि हैज लाएं, तो हमें लगेगा कि एज भी भर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ एज भरेंगे दैट एज, तो यहाँ पे अकरिंग होना चाहिए अपने पास, यहाँ पे तो अकर्ड है, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो ये अपना हो गया दैट हैज, ये तरीका है फ्रेंड्स। और एज के लिए यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोला है कि ऑलरेडी अकर्ड, जो पहले ही हो चुका, तो ये भी हमें सेंस दे रहा है ऑलरेडी, पहले, ये नहीं कि अभी हुआ है, पहले ही हो चुकी है कोई चीज़, तो वो पहले ही हुई और उसका इंपैक्ट अभी भी है, तो हैज के साथ जाएंगे कि नहीं, ये आपको पहले ही पता है। तो ये हो गया। और ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से खाने वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि यहाँ 2 बजे जब किसी ने पूछा तो आप 1 बजे खाना खा चुके थे, तो आपने कहा नहीं मैंने खा लिया, क्योंकि उसका इफेक्ट था। आपको 2 बजे भूख नहीं लग रही थी, पेट भरा हुआ था आपका, लेकिन 8 बजे भूख लगने लगी, उसका इफेक्ट खत्म हो गया, जो खाना आपने 1 बजे खाया था। तो आपने बोला कि मुझे खाना दो, भूख लगी है, और किसी ने बोला कि खाना तो आपने खाया है, तो आपने कहा कि खाया नहीं, मैंने खाया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अब फ्रेंड्स देखते हैं अपना दूसरा फिलअप। तो ये हम कहाँ से फिल करेंगे, ये पूरा यहीं पे है, और ये तो हमने यहाँ तक तो समझ ही लिया। अब जब मैंने बताया था एक ही सेंटेंस में जब 2 फिलअप दिए हूँ, हमने जो पहला आंसर निकाल लिया उसे फिल कर लेना यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा दैट हैज, ताकि हमें लगे कि ये पूरा भरा हुआ है और हमें केवल इसे फिल करना है। तो हमें समझ में आ गया कि ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ा था, जो पहले ही बढ़ चुका है, उससे क्या क्या हो रहा है। देखो वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, और क्या क्या आ रहा है, हीट वेव्स और ड्रॉट, ये सब। अब देखो फ्रेंड्स माइनर, माइल्ड, मैक्सिमाइज और इंटेंस, आपको समझ में आ रहा है ये पूरा वोकैब पे बेस्ड है, इसमें कोई ग्रामर तो है नहीं। तो अब देखो आपको सेंस क्या लगाना है। अगर आपने ये पूरा पढ़ा है तो आपको सेंस निकल आएगा कि हाँ क्या लगाना चाहिए। आप एक चीज़ देखो कैसे हमें इसे एलिमिनेट करना है। देखो फ्रेंड्स ये एक्सट्रीम वर्ड क्या बता रहा है आपको कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मतलब वेदर इवेंट्स ऐसे जहाँ बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, जहाँ सूखा पड़ गया, बहुत सूखा पड़ गया, बाढ़ बहुत तेज आ रही है, तो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। तो एक्सट्रीम के लिए ये तो यहाँ पे फिट होगा नहीं। माइनर, माइनर मतलब छोटा या हल्का, बहुत थोड़ा, ये माइनर हो गया। एज के हिसाब से माइनर नहीं है यहाँ पे कि 18 बिलो 18, ऐसा नहीं है। माइनर मतलब छोटा, कम, वो सेंस निकल रहा है। माइल्ड मतलब हल्का, मतलब जो ज़्यादा प्रभावी ना हो, ज़्यादा असर ना पड़े, तो माइल्ड। ये दोनों तो सेम सेंस दे रहे हैं, तो ये दोनों ही नहीं आएंगे, तो ये दोनों ही हटाओ, ये दोनों ही नहीं आएंगे। ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं सिनोनिम्स, ये दोनों ही सेम जा रहे हैं, ये से नहीं जाने देगा, ये से नहीं जाने देगा, दोनों ही हटाओ। तो माइनर और माइल्ड तो आएगा नहीं। अब फ्रेंड्स बात आती है मैक्सिमाइज और इंटेंस की। आपने ये पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं तो वो क्या लाएंगे, हीट वेव्स आ रही हैं, तो थोड़ी बहुत हीट वेव्स तो आएंगी नहीं, टेम्परेचर जब इतना बढ़ रहा है। सूखा थोड़ा बहुत तो पड़ेगा नहीं, तो दोनों हटा दिए। अब या तो मैक्सिमाइज हो सकता है या इंटेंस, कन्फ्यूजन इन्हीं में होगा। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने कई बार पढ़ा होगा ऐसे इंटेंस हीट वेव्स, ऐसे जिसने रीडिंग वगैरह थोड़ी बहुत की होगी तो उसे इतना पढ़ा होगा, उससे भी आंसर निकल सकता है। आंसर भी फ्रेंड्स हमारा यही है, ठीक है। दूसरी तरीका क्या है कि अगर मैं बात करूं मैक्सिमाइज की, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्सिमम होता ना, मैक्सिमम, तो भी ये सही हो जाता, क्योंकि मैक्सिमम एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखना हीट वेव्स, आप थोड़ा पढ़ के देखो, हीट वेव्स वो भी कैसी, इंटेंस। तो हीट वेव्स तो कई तरह की हो सकती हैं, मॉडरेट भी हो सकती हैं, लो भी हो सकती हैं, और हाई लेवल की भी हो सकती हैं। तो ये देखो इंटेंस, तीव्र, एकदम तीव्र चाहिए, और ये मैक्सिमम। अब मैक्सिमम होता तो ये भी हाई लेवल का ही उसी को रिप्रेजेंट करता कि मैक्सिमम जितना हाईएस्ट हो सके वो, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमाइज है। उन्होंने जानबूझ के इसी वजह से नहीं दिया, मैक्सिमाइज है, तो ये यहाँ पे आ ही नहीं सकता।
क्योंकि ये एडजेक्टिव है ही नहीं मैक्सिमाइज, और ये आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमाइज। तो ये हीट वेव्स हो गया और इसके लिए यहाँ पे आएगा इंटेंस, तो एडजेक्टिव ये हो गया इंटेंस अपना। अब एक तरीका और बताता हूँ आपको, अगर आंसर निकालना है, जैसे इस पर कन्फ्यूजन है, ये ग्रामर का मान लो ना समझ में आया एडजेक्टिव ये सब। एक तरीका क्या है कि यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखो, जो मैक्सिमम है ना, ये हमें मोशन नहीं बताता, ये ऐसा नहीं बताता मूवमेंट वगैरह के बारे में, लेकिन जो इंटेंस है ये हमें मोशन बताता है। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, इंटेंस का मतलब होता है तेज। अब तेज और तीव्र क्या होगा, स्पीड वगैरह से रिलेटेड है, और ये वेव्स वगैरह क्या, इनमें स्पीड ही तो होती है, चलती हैं बहती हैं, तो ये इस वजह से भी इंटेंस आएगा। और मैक्सिमम किसके साथ यूज होता है, तो देखो मैक्सिमम को बोलने को तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम स्पीड हम बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम के साथ ये भी तो बोलते हो आप, देखना मैक्सिमम मार्क्स, तो मार्क्स थोड़ी ना चल रहे हैं, तो मैक्सिमम तो दोनों में यूज कर रहे हो, लेकिन इंटेंस कहाँ यूज होता है, इंटेंस मार्क्स कभी यूज नहीं होता है ना। तो ये इंटेंस वगैरह आपको स्पीड और उसके बारे में बात करता है, तेज के बारे में। तो ये आंसर आपका ये निकल के आया, आप कैसे भी लगा लो इसे, तो ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं तीसरे पे। अब देखो फ्रेंड्स अपना तीसरा फिलअप कहाँ से फिल करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे और पूरा फुल स्टॉप कहाँ, ये रहा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन किसका, जो अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे और हमें समझ में नहीं आए दीज फैक्टर्स किसके लिए, तो कितना कठिन हो जाएगा। तो दीज फैक्टर समझ में आ गए, पिछले जो पीछे ड्रॉट वगैरह पढ़ा, तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन उससे क्या हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो बढ़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट बढ़ रहा है। और आपको पता है नेगेटिव इम्पैक्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं लेकिन सेंस आप समझ गए, नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ रहा है, एंड इज फिलअप। और क्या हो रहा है, अब यहाँ कोई कॉन्ट्रास्ट तो है नहीं, जो यहाँ पे बात की है वैसी कुछ बात यहाँ की होगी, एंड इज रेयरली टू, लाइकली टू, हार्डली टू, बेयरली टू। अब क्या होने वाला है कि यहाँ पे बढ़ रहा है, और क्या हो सकता है, रेयरली टू, लाइकली टू, हार्डली टू, बेयरली टू। अब फ्रेंड्स देखो, अगर आपको ये कुछ भी समझ में ना आया, बहुत सिंपल तरीका है, रेयरली, हार्डली और बेयरली, ये तीनों सिनोनिम में, तीनों ही नहीं आएंगे, अपना आंसर हो गया लाइकली टू, ये हो गया अपना आंसर इजीली, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अगर तीनों सिनोनिम में, तीनों सेम सेंस दे रहे हैं तो तीनों ही नहीं आएंगे, जो बचेगा वो आंसर है, पहले भी सिखाया आपको। तो ये यहीं पे, अब आप हिंदी सेंस समझिए, पढ़ के आपको समझ में आया होगा कि जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी तो इससे ह्यूमन मानव के स्वास्थ्य पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, एंड इज लाइकली टू एक्सेलरेट। देखो अभी तो हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में कितने बढ़ जाएंगे ये थोड़ी ना पता है, तो लाइकली लगा हुआ है कि वो और बढ़ने की संभावना है, लाइकली टू कैसा हो सकता है ना, तो लाइकली टू। और रेयरली मुश्किल से बढ़ सकते हैं, हार्डली मुश्किल से बढ़ सकते हैं, बेयरली मुश्किल से, तो ये तीनों मुश्किल मुश्किल ना के बराबर वही सेंस दे रहे हैं, ये हटाओ, आंसर हो गया अपना लाइकली टू। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले फिलअप पे। अब देखो फ्रेंड्स फोर्थ वाला हम कहाँ से फिल करेंगे, ये हमारा थर्ड पूरा, यहाँ इसके बाद यहाँ बट से लेके पूरा कहाँ तक पढ़ेंगे, ये यहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये चेंज हो गया, रूम फॉर होप वगैरह पॉजिटिव चीज़ें उसकी बात करने लगी, तो हम पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे। पर्टिकुलरली गवर्नमेंट्स क्या करें, टेक एक्शन नाउ टू फिलअप द प्लेजेस। ग्लासगो में 2021 में उन्होंने जो प्लेज ली थी क्लाइमेट क्राइसिस को बचाने के लिए, मतलब क्लाइमेट चेंज वगैरह रोकने के लिए जो प्लेज ली। अब देखो फ्रेंड्स प्लेज मेड पास्ट की चीज़ हो गई, वो प्लेज शपथ जो ली गई थी नवंबर 2021 में। अब गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, सरकारें क्या कर सकती हैं, वॉच द प्लेजेस रख के, देखो यहाँ पे वॉच द प्लेजेस, वो जो शपथ है उन्हें देख सकती हैं, उन्हें रख सकती हैं, उन्हें ले सकती हैं और उन्हें ऑनर सम्मान कर सकती हैं। देखो फ्रेंड्स इस पे ज़रा ध्यान देना, वॉच द प्लेजेस, जो शपथ ली जा चुकी है उसे अगर सरकार देखेगी तो उससे सरकार क्या चेंज ले आएगी, कुछ भी नहीं। शपथ हो चुकी है 2021 में, टीवी पे फिर से चला के देख लो, यूट्यूब वगैरह पे देख लो, शपथ ली गई थी, उससे क्या हो जाएगा कि सरकार उस शपथ को देख रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ रख के देखो वॉच द प्लेजेस। फिर बात आती है कीप द प्लेजेस, तो पहले तो आप इसे हटाओ, ये तो आएगा ही नहीं। अब मैं बात करता हूँ टेक द प्लेजेस की, पहले इसकी बात करता हूँ, टेक द प्लेजेस। अब जो शपथ नवंबर 2021 में ली जा चुकी है वहाँ पे जाके अब दोबारा सरकारें कैसे लेंगी, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ दोबारा पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो तो 2021 में ली जा चुकी है, जितने देश वहाँ थे उन्होंने ले ली, अब कौन लेगा जाके, तो टेक द प्लेजेस तो है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। अगर ऐसा सेंस होता कि हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम अच्छा काम करेंगे, सरकारों को अच्छा काम करना चाहिए, उस सेंस में बात ही नहीं हुई। उन्होंने टाइम भी लिख दिया नवंबर 2021 में, मेड प्लेजेस बन चुकी हैं, मतलब प्लेजेस हो चुकी थी पहले ही, ये सेंस है उसका, तो ये भी नहीं आएगा। अब आप खुद समझना, एक आपने वो पढ़ा होगा, कभी भी इस तरह से पढ़ा हो, कीप योर प्रॉमिस, इस तरह से आपने पढ़ा हो कीप योर प्रॉमिस, या फिर कीप योर वर्ड्स, आपने ये पढ़ा हो, ये आप सुनते ही रहते होगे कि आपने जो प्रॉमिस किया उसे आप रखिए। अब रखने का मतलब ये नहीं होता है कहीं रख लीजिए, प्रॉमिस को कैसे रखेंगे, तो इसका मतलब होता है आपने जो प्रॉमिस किया उसे निभाइए, उसे पूरा करिए। ऐसे कीप योर वर्ड्स, आपने जो बात कही है उसे पूरा करिए, ये नहीं बस बोल दिया है और फिर कर नहीं रहे, तो ये होता है कीप योर प्रॉमिस।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे कीप रख देना, कीप द प्लेजेस मेड एट ग्लासगो, कि जो शपथ उन्होंने ली थी उसे आप निभाइए। तो यही बोला कि उम्मीद जो है ना, उम्मीद के लिए अभी भी जगह है। खासतौर पर सरकारें क्या करें, एक्शन लें। किस पे एक्शन? जो प्लेजेस उन्होंने ली हैं उसे वो निभाएं। तो ये 200% सही है फ्रेंड्स, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। लेकिन आप ये देखो जरा ऑप्शन ऑनर, मैं हमेशा बोलता हूँ एक भी ऑप्शन मत छोड़ना। आपको लगेगा कि हम सही ऑप्शन तक पहुंच गए, लेकिन एक भी ऑप्शन मत छोड़ना, गलती हो सकती है। जब तक हम एलिमिनेट ना कर दिए, एक बार जल्दी से एक नज़र देखना जरूरी होता है, ताकि हम इंश्योर कर पाएं कि हाँ हमारा सही आंसर आ गया है। अब देखो फ्रेंड्स, ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना, ठीक है, सम्मान करना। अब यहाँ पे फ्रेंड्स रख के देखो, टू ऑनर द प्लेजेस, क्योंकि ये क्या है, ये कोई ग्रामर तो है नहीं, बुकेब है, तो आपको ये सिंपल सा बुकेब आना चाहिए। ऑनर मतलब सम्मान, टेक मतलब लेना, कीप मतलब रखना, वॉच मतलब देखना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा ऑनर द प्लेजेस, ठीक है, सम्मान करना, कि आपने जो प्लेजेस ली थी वहाँ पे उसका सम्मान करिए। अब फ्रेंड्स आप इसका सेंस समझिए कि आपने जो प्लेजेस ली, किसी ने शपथ ली, उसका सम्मान करना क्या होता है, उस चीज़ को फॉलो करना, उस चीज़ को मानना, जो बात उन्होंने वहाँ कही कि हम इसको फॉलो करेंगे तो उसे वास्तव में फॉलो करना। तो ये हो गया ऑनर। अब हमें तो ये दोनों सही लग रहे हैं कि ये भी हो सकता है ऑनर और कीप। तो फ्रेंड्स दोनों ही आंसर सही हैं, एक भी आंसर गलत नहीं। कीप भी सही है, ऑनर भी सही है, लेकिन एसएससी ने इसे माना है, एसएससी ने ऑनर को आंसर माना है। और मैं भी यही कहूँगा कि आप दोनों को रख के देखो और खुद पढ़ के देखो। जब आपको इतना समझ में आ जाए, इतना फील हो जाए कि हाँ दोनों आंसर हो सकते हैं, तब आपको ज़्यादा बेटर यही लगेगा कि जो प्लेज लिए उसका सम्मान करें, क्योंकि सभी देश आए, सभी उसका सम्मान करें उस चीज़ का, और उस चीज़ को रखना। तो ये रखने वाला सेंस उतना बेटर नहीं निकल रहा। कीप योर वर्ड्स कीप योर प्रॉमिस में सिंगुलर मतलब जब एक दो लोगों की बात होती चल भी जाता है, जब देश की बात हो रही है तो बात सम्मान पे आ जाती है कि आप क्या करिए, उस चीज़ का सम्मान करिए जो आपने वहाँ प्लेज ली थी। इस वजह से ये आंसर है और ये आंसर हटा दिया गया, वरना ये दोनों ही सही हैं। अगर ये नहीं होता ना ऑनर, तो आंसर कीप होता अपना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब देखो फ्रेंड्स, ये 5वां है अपना, यहाँ से फिल करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पूरा पढ़ेंगे। पता तो है कि WHO क्या है, और उसने क्या किया, गवर्नमेंट से क्या किया, लीड ए जस्ट इक्विटेबल, कि आप ये फेज आउट फॉसिल फ्यूल हटाइए, क्लीन एनर्जी लाइए, ये सब बात की है WHO ने। और WHO क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। अब उसने देखो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखना, कॉलिंग फॉर, कॉलिंग एट, कॉलिंग ऑन और कॉलिंग फ्रॉम। अगर इन्हें फ्रेंड्स फॉर, एट, ऑन और फ्रॉम ये प्रेपोजिशन वगैरह आपसे पूछनी होती तो वो सिर्फ इतना ही पूछते ना, फॉर, एट, ऑन और फ्रॉम, ऑप्शन में इतना ही देते। उन्होंने फिर ये सब में कॉलिंग लगा के क्यों दे दिया? तो फ्रेंड्स ये हैं फ्रेजेस, आपको इस पर ध्यान देना है, फ्रेजेस। और मैं आपको दो चीज़ें बता दूं, ईडियम्स और फ्रेजेस का कोई भी तरीका नहीं है, इनका सिर्फ एक ही तरीका है, रटना। इन्हें केवल रटना पड़ता है, रॉट लर्निंग। इसमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे बोलते हैं ईद का चांद होना, ठीक है, ईद का चांद होना। तो ये ईद का चांद होना जो कहावत, जो मुहावरा बन गया, तो अभी तक चल रहा है कि वंस इन अ ब्लू मून, ये अभी तक चल रहा है। होने के लिए तो ये भी हो सकता था करवा चौथ का चांद होना, क्योंकि वो भी एक साल में एक ही बार निकलता है। तो ये तो है नहीं कि ईद का चांद होना, अब ये कहावत बन चुकी है तो हम उसे चेंज नहीं कर रहे। और इसका सेंस कहीं नहीं निकलता, वंस इन अ ब्लू मून कि नीला चांद और ऐसे करके एक बार, और यहाँ ईद का चांद, ईद जैसा सेंस इंग्लिश में आया ही नहीं, वंस इन अ ब्लू मून करके। तो आप यही समझो, ईडियम्स लिखे कुछ होते हैं, हिंदी सेंस कुछ और निकलता है, क्योंकि कहावत है, मुहावरे हैं। ऐसे ही फ्रेजेस का है, फ्रेजेस अगर आ गए तो उन्हें कभी भी अलग अलग करके मत पढ़ना आप। जैसे मैं ईडियम्स को पढ़ने की मना कर रहा हूँ कि वंस इन अ ब्लू मून, अगर हम ऐसे पढ़ने चले गए ना, वंस इन अ ब्लू मून, तो हम चांद, नीला चांद, अब नीला कहीं भी नहीं आया, यहाँ ईद आया तो इंग्लिश में ईद कहीं नहीं आया। तो इस तरह से आप कनेक्ट मत करना, जो लिखा है उसका यही मतलब है, बस ऐसे याद करना होता है इसे। ऐसे ही फ्रेजेस का है, फ्रेजेस जब आते हैं ना तो वो पूरा अपना एक सेंस लेके आते हैं, कभी उन्हें अलग करके मत पढ़ना, अलग करके पढ़ोगे सेंस बदल जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे लुक आफ्टर, ये एक एग्जांपल है। लुक आफ्टर का मतलब होता है फ्रेंड्स देखभाल करना, ठीक है, किसी की देखभाल करना कुछ, तो ये आपने सुना भी होगा, लुक आफ्टर, देखभाल करना, ये पूरा एक फ्रेज हो गया। अगर मैं इसी में बात करूं, अगर लुक मतलब देखना और आफ्टर मतलब बाद में, अब सेंस तो ये निकल रहा है बाद में देखना या देखना बाद में, और यहाँ देखभाल करना, पूरा ही बदल गया। क्यों? क्योंकि आप लुक को अलग देख रहे हो, आफ्टर को अलग देख रहे हो, जबकि आपको अलग अलग करके नहीं देखना। फ्रेज जब आता है पूरा एक साथ पढ़ना होता है, और जब फ्रेज नहीं है तो अलग अलग ही पढ़ना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, जब ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये फ्रेजेस दे रखी हैं आपको कि कॉलिंग ऑन, कॉलिंग एट, कॉलिंग फॉर, और ये क्या, ये सब। तो ये आपको समझना है कि यहाँ कैसे फिल करना है। ये मैं अरेंज करता हूँ फिर बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यदि हमें इन फ्रेजेस का मतलब नहीं पता होगा ना, तो हमारे लिए ऑप्शन कठिन हो जाएगा, क्योंकि कॉलिंग सब में लगा हुआ है। तो WHO ने, कॉल मतलब होता है पुकारना, कॉल का मतलब होता है बुलाना, है ना। कॉल के यही दो मेन मतलब होते हैं, पुकारना और बुलाना। अब हम बोल सकते हैं कहना या बोलना, ये भी होता है, हम ये बोल सकते हैं हाँ ये भी होता है,
उसके जैसा सेंस दे रहा है, लेकिन इसके लिए अलग से वर्ड बने हुए, टेल, स्पीक, है ना, ये शब्द बने हुए स्पेशली इन्हीं के लिए बने हुए, बोलने और कहने के लिए। लेकिन कॉल का मेन क्या है, पुकारना और बुलाना। तो WHO ने पुकारा या बुलाया सरकारों को, तो सरकारों क्या कहा, तो कॉलिंग फ्रॉम। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो कॉलिंग फ्रॉम है ना, ये कोई भी फ्रेज नहीं है, ऐसी कोई फ्रेज होती नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये इतना आसान नहीं है, मैं सच बताऊं, कि हमें एक एक चीज़ पता हो, कॉलिंग फॉर, कॉलिंग एट, कॉलिंग ऑन, कॉलिंग फ्रॉम, कौन सी फ्रेज है कौन सी नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, जब ये लिखा हुआ है कॉलिंग फ्रॉम, तो इसका मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रेजेस का सीधा है, या तो आपको पता होगा या आपको नहीं पता होगा, फिर तो आप यहाँ फिल करोगे। तो कॉलिंग फ्रॉम, तो ये सेंस क्या देता है, ये फ्रेज नहीं है, इसका मतलब हम इसे अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो कॉलिंग मतलब बुलाना या कहना, जो भी सेंस निकले, फ्रॉम मतलब से। तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, कि मतलब किससे बात हो रही है, कि कॉलिंग फ्रॉम, WHO बुला रहा है किससे, फ़ोन से बुला रहा है, कि मोबाइल से बुला रहा है, कि कोई मैसेज वगैरह कर रहा है, इस तरह से। तो वो इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं किसके थ्रू वो चीज़ कर रहे हैं, ये फ़ोन और मोबाइल। तो ये चीज़ तो यहाँ आएगी नहीं कि WHO इज कॉलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट्स। लेकिन पढ़ के देखना हिंदी में क्या निकलेगा, कि WHO सरकारों से, क्योंकि से का सेंस तो ये भी दे रहा है, सरकारों से कह रही है कि आप जस्ट इक्विटेबल और फास्ट फेज आउट करिए फॉसिल फ्यूल का। तो हमें लगेगा ये आंसर हो सकता है, हमें ये लग रहा है अभी, है ना, अभी हम रोक के रखते हैं इसे। अब फ्रेंड्स बात आती है कॉलिंग ऑन, कॉलिंग एट और कॉलिंग फॉर। अब मैं आपको, कॉलिंग ऑन एक फ्रेज है फ्रेंड्स, और इसका मतलब होता है कि फॉर्मली, मतलब अच्छे से किसी से कहना, क्या कहना, कुछ करने के लिए, फॉर्मली आस्क समवन, ठीक है, फॉर्मली आस्क समवन टू डू समथिंग, ये होता है फ्रेंड्स। तो ये आप समझ गए इसका मतलब, कि फॉर्मली किसी से कहना कुछ करने के लिए। तो यहाँ यही सेंस निकल रहा है कि WHO ने फॉर्मली कहा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो अच्छे से बात करेगी, बिल्कुल व्यावहारिक तरीके से बात होगी, कोई ऐसा नहीं कोई डिसीजन सुना दिया ऐसा कि जो लागू अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या दूसरे देशों से उनके ऊपर मजबूरी थोप दी कि आपको ये चीज़ करनी है, ऐसा नहीं। फॉर्मली बोल दिया, फॉर्मली आस्क समवन, कि अच्छे से बोल दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो WHO इज कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट, सरकारों से। तो ये फॉर्मली आपको समझ में आ गया। कॉलिंग एट क्या हो गया, कॉलिंग एट का मतलब होता है फ्रेंड्स रुकना। अब बताओ, हमें लग भी नहीं रहा होगा कि इसका मतलब रुकना हो सकता है, कॉलिंग एट, क्योंकि ये पूरा सेंस देता है रुकने का। और कितना रुकना, थोड़े समय के लिए रुकना। और स्पेशली किसके लिए यूज होता है, ये शिप वगैरह है ना, जहाज, जब ये कहीं सी पोर्ट्स, वहाँ पे बंदरगाह वगैरह, वहाँ पे रुक जाते हैं, तो ये हो गए आइलैंड्स वगैरह मिल गए, वहाँ पे रुक गए कुछ समय के लिए और फिर चल दिए, तो ये हो गया कॉलिंग एट। तो ये रुकना तो आएगा ही नहीं, तो इसे हम हटा सकते हैं। कॉलिंग फॉर, इसका मतलब भी होता है फ्रेंड्स कुछ करने के लिए कहना, कि WHO ने कहा सरकारों से कि आप कुछ करिए, लेकिन ये डिमांड वाला है, ये फॉर्मली नहीं है, डिमांड रख दी कि आप ऐसा करिए। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है और देश उससे जुड़े हुए हैं, अगर वो चीज़ बाइंडिंग कर देंगे, कंपलसरी कर देंगे, तो मुश्किल हो जाएगी कि नहीं आपको ये करना ही है। तो हो सकता है देश मेंबरशिप छोड़ दे कि नहीं, हमें आपके साथ रहना ही नहीं। तो रिक्वेस्ट की है और एक तरह से बताया भी फॉर्मली कि आपको अच्छे से बोल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये चीज़ करिए। तो देखो, दो चीज़ों में हम फंसते हैं, एक तो कॉलिंग ऑन और एक कॉलिंग फॉर। वरना इसमें है क्या कि ये चारों ऑप्शन ऐसे लगेंगे, हाँ हम चारों फिल कर सकते हैं। देखना यहाँ पे क्या है कि WHO इज कॉलिंग एट गवर्नमेंट्स, की सरकारों से कह रही है, और कॉलिंग ऑन कॉलिंग एट दोनों ही सेम लग रहे हैं, एट और ऑन। और हमसे ये भी गलती हो सकती है कि ना एट होगा ना ऑन होगा, हम ये सोच सकते हैं कि दोनों को हटाओ, जबकि फ्रेंड्स अपना आंसर है ये कॉलिंग ऑन, की फॉर्मली बोल रहे हैं। WHO अच्छे से बात कर रही है सरकारों से, आप ऐसा करिए, ये फॉसिल फ्यूल वगैरह खत्म करिए और क्लीन एनर्जी को लेके आइए। और कॉलिंग फ्रॉम, मोबाइल से या टेलीफोन से बात कर रही है, तो ये तो आएगा ही नहीं। और कॉलिंग फॉर, ये भी बिल्कुल वही है, डिमांड वाला सेंस, कि आप ऐसा कुछ करने के लिए कहना, लेकिन ये डिमांड रख रहे हैं और ये यहाँ पे फॉर्मली बोल रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब क्लोज ऑप्शंस हैं इसके। अगर ये नहीं होता फ्रेंड्स तो आंसर अपना ये कॉलिंग फॉर, लेकिन ये है कॉलिंग ऑन, तो अपना आंसर है फ्रेंड्स कॉलिंग ऑन, ये है अपना आंसर। कॉलिंग एट नहीं आएगा, इसका मतलब होता है रुकना। अब हमें इसका मतलब नहीं पता होता रुकना, या इसका मतलब फॉर्मली कहना, या फिर ये डिमांड करना और ये इंस्ट्रूमेंट से, तो ये हमारे लिए ऑप्शन आसान नहीं है। वो आसान नहीं है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेजेस जैसी आती है हमें वैसा ही उसका सेंस भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसे बोलते क्या है, वरना हम इसका उतना सेंस निकाल भी नहीं सकते, अलग अलग करके हम पढ़ नहीं सकते। और ये फ्रेज नहीं है तो ये हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये भी नहीं पता अभी कि ये फ्रेज है कि नहीं। मान लो जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें नहीं पता, तो फिर हम ये भी सोचेंगे ये भी कोई फ्रेज होगा। तो इस तरह से इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया कि अब कभी इस तरह से कॉलिंग एट कॉलिंग ऑन आता है तो गलती अब ना हो आपसे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।